हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल माइनिंग सर्वर विशाल में। तो 100 नंबर का क्वेश्चन सीरीज ले आया हूँ, जो 1 से लेके 100 नंबर तक रहने वाला है। तो ये आपका एक टोटली मॉक टेस्ट सीरीज रहने वाला है, जो लाइक एग्ज़ाम जैसा होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ, जो CBT एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होने वाला है। एडमिट कार्ड जहाँ तक हो सकता है आज रिलीज़ हो जाएगा, यानी 1 दिसंबर को। अपना सेंटर जहाँ भी हो वहाँ पर आप लोग 1 दिन पहले पहुँच जाइएगा, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक योर एग्ज़ाम। और मैं बता दूं, लास्ट टाइम में PYQ मैंने जितना अभी तक सॉल्व कराया है उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए और मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन कैसे करना है, कौन सा करना है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ और दिखा देता हूँ कि कौन सा ज्वाइन करना है, ठीक। तो आपको बता दूँ, यह आपका मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा DGMS माइनिंग एग्ज़ाम, ओके। इसमें कौन कौन से वीडियोज़ पड़े हुए हैं तो वो मैं दिखा दूँ। ओपन कास्ट माइन क्लास ऑफ एक्सप्लोजिव, DGMS एग्जाम, ब्लास्टिंग एक्सप्लोजिव, माइन रेस्क्यू रूल या माइन रूल, हाई एक्सप्लोजिव, डंपर से संबंधित, बेंच पैरामीटर संबंधित, एक्सप्लोडर से संबंधित, माइन मशीनरी से संबंधित, माइन मशीनरी और भी बहुत सारे यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो इसको आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर ज्वाइन सेक्शन में आपको दिखेगा। ज्वाइन में जब जाएंगे आप तो यहाँ से आपको पे आउट करने को बोलेगा गूगल पे से, तो उसको ध्यान में रखते हुए उसको पे कर लीजिएगा। मंथली में केवल एक बार आपको पे करना होगा। गूगल पे, फ़ोनपे, जिससे भी आपको पे करना है उससे आप लोग पे करके यहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। थैंक यू सो मच ये नॉलेज आप लोग को देने के लिए। तो मैं सोचा कि आप लोग को दे दूँ और आप लोग यहाँ पर ज्वाइन ज़रूर हो जाइएगा, ठीक है। और भी बहुत है। अगर किसी को माइनिंग सरदार का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है तो वो आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकता है। उसमें आपको सब कुछ आपको दिया गया है। और अगर कोई माइनिंग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम इस बार 2025 में दे रहा है तो उसके लिए भी ज्वाइन सेक्शन आप लोग मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको जियोलॉजी का PYQ, MP, GK, रॉक साइकिल मतलब रॉक मैकेनिक्स और जियोलॉजी से संबंधित सारे यहाँ पर वीडियोज़ पड़े हुए हैं। चलिए अब हम अपने अब चलते हैं। यहाँ पर हम पढ़ा रहे थे, ठीक है। अगर किसी को ज्वाइन सेक्शन करना भी है तो डायरेक्ट आके हमारे चैनल पे यहाँ पर आकर ज्वाइन सेक्शन में ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। आपको यहाँ पर ज्वाइन सेक्शन में ज्वाइन दिख जाएगा। चलिए हम अपने प्रश्न पर आते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि डोजर ऑपरेटर को डोजर कहाँ पार्क करना चाहिए। मशीनरी से क्वेश्चन है। डोजर ऑपरेटर को डोजर कहाँ पार्क करना चाहिए। शॉवेल के पार, निर्धारित पार्किंग स्थान पर, मजबूत जमीन पर या डंपर के किनारे। तो इसका सही उत्तर B हो जाता है। निर्धारित पार्किंग स्थान पर जहाँ ब्लेड जमीन पर टिका कर रखा जा सके, डोजर वहीं पर पार्क किया जाना चाहिए, ठीक है। डोजर संबंधी जितनी आपकी जानकारी हो वो आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि डोजर से क्वेश्चन आते हैं। डोजर किस लिए माइंड में यूज किया जाता है ये भी आता है। तो डोजर पर मैंने वीडियो बनाया है, उसको जाकर देख लीजिएगा। ओपन कास्ट, खदान में मल्टी शॉट एक्सप्लोडर से अधिकतम कितने शॉट फायर किए जा सकते हैं। तो खदान में मल्टी शॉट, सिंगल शॉट से कितने ब्लास्टिंग किया जा सकते हैं, सभी आपको याद रखने होंगे। तो ओपन कास्ट खदान में मल्टी शॉट एक्सप्लोडर से अधिकतम आपके 120, 115, 110, 100 और 100। तो बता दूं, इसका सही उत्तर है 120, यानी ऑप्शन नंबर A सही उत्तर हो जाता है, ठीक। पेन जो है थोड़ा ज़्यादा मोटा हो गया है, ये थोड़ा कम हो जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न पर आते हैं। ओपन कास्ट माइनिंग में फ्लाई रॉक को नियंत्रित कैसे किया जाता है। तो फ्लाई रॉक मतलब प्लास्टिक के दौरान पत्थर का उड़ के चले जाना, किस दायरे से, तो डेंजर जोन के दायरे से भी बाहर चले जाना। तो इसको रोकने के लिए किसका उपयोग करते हैं। सेकेंडरी ब्लास्टिंग, कुशन ब्लास्टिंग, मफल ब्लास्टिंग, स्मूथ ब्लास्टिंग। इसका उपयोग हम लोग मफल ब्लास्टिंग करते हैं, यानी C ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। प्रश्न 4, ओपन पिट के नॉन प्रोडक्टिव हिस्से में बनी क्षैतिज लेज जिस पर ट्रांसपोर्ट रोड कहलाती है। ओपन पिट के नॉन प्रोडक्टिव हिस्से में बनी क्षैतिज लेज जिस पर ट्रांसपोर्ट रोड कहलाती है, उसे क्या बोलते हैं।
ट्रेंच, बर्म, हॉल रोड इनमें से कोई नहीं। तो चौथे नंबर प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाता है, मतलब बर्म। आपको पता है बर्म की साइज़ कितनी रहना चाहिए? तो टायर के डंपर के बराबर। और पैरापेट वाल की बात करें तो जो किनारे पर बनाया जाता है ताकि कोई भी गाड़ी किसी कारण से पलटे ना या अनियंत्रित हो तो उसको बचा सके। टॉप का 1 मीटर, नीचे का बॉटम का 2.5 मीटर रखा जाता है। आपको ये सब चीज़ें याद रखनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, तो इसको ध्यान से देखिए। ब्राज़ील टेस्ट का उपयोग किया जाता है। ये एक रॉक मैकेनिक्स से संबंधित क्वेश्चन है। तो रॉक मैकेनिक्स, जियोलॉजी, इन सभी से प्रश्न आते हैं। मैं लिख के बता दूं, रॉक मैकेनिक्स के क्वेश्चन और जियोलॉजी के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कभी कभी पूछे जाते हैं, तो इस पर भी थोड़ा अपना जानकारी रखा करिए। तो ब्राज़ील टेस्ट का उपयोग किस में किया जाता है? तो ईसीएस निर्धारण, तन्य शक्ति, शियर शक्ति निर्धारण, इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन सही हो जा रहा है। मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए हमें ब्राज़ील टेस्ट का उपयोग करना होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर आते हैं। ख़राब रूप से मेंटेन की गई हॉल रोड का उदाहरण क्या है? तो हॉल रोड को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। हॉल रोड मेंटेन रहेगा तभी ट्रांसपोर्टिंग आपकी सही होगी। ठीक है, तो ख़राब मेंटेन की गई हॉल रोड का क्या उदाहरण हो जाता है? तो गड्ढा, कटाव है, गलत ढाल है, उभार व कीचड़ है, उपरोक्त सभी। देखिए, इसका तो राइट आंसर डी होगा। लेकिन हॉल रोड मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी, निष्पादन क्षमता, ट्रांसपोर्टेशन क्षमता बढ़ेगी। ये सभी चीज़ें आपको हॉल रोड से संबंधित जानकारी रखना होगा। हॉल रोड का ग्रेडियंट कितना होता है, हॉल रोड 1 वे 2 वे का डायमेंशन कितना होता है, ये सभी चीज़ें याद रखनी होगी। हॉल रोड की आधार पर उनका जो निर्माण है किया जाता है, क्लाइमेट के आधार पर, जलवायु के आधार पर कि उनका इस प्रकार से रोड बनाया जाए कि किसी भी कंडीशन में, किसी भी मौसम में ख़राब ना हो। आरकेडी का पूरा नाम क्या हो जाता है? तो रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन, रॉक क्वालिटी डिटर्मिनेशन, रॉक क्वांटिटी डिटर्मिनेशन, रॉक क्वांटिटी डेंसिटी। तो 7वें नंबर प्रश्न का ए आंसर राइट है, मतलब सही उत्तर ए ऑप्शन हो जा रहा है, रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन आरकेडी का पूरा नाम है। आरकेडी को इन्वेंशन करने वाले कौन हो जाते हैं? तो कमेंट करके बताइएगा, इन्वेंशन किन्होंने किया? आपको पता होगा 3 चीज़, आरएमआर रॉक मास रेटिंग, आरक्यूडी एसएमआर स्लोप मास रेटिंग, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है रॉक मैकेनिक्स में। तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 8वां नंबर, स्लोप स्टेबिलिटी रडार का उपयोग किस मापन हेतु किया जाता है? इस पर बहुत सारे एमसीक्यू हो चुके हैं। स्लोप स्टेबिलिटी रडार का उपयोग हम लोग स्लोप यानी स्लोप फेल्योर में उपयोग करते हैं, जहां हम लोग डंप करके रखते हैं कोई भी मटेरियल, वहाँ पर उसकी स्लोप मेंटेन करने के लिए या उसकी जांचने के लिए हम लोग स्लोप स्टेबिलिटी रडार का यूज करते हैं। तो चट्टान की संपीड़न शक्ति, चट्टान तनाव, जल स्तर, चट्टान विस्थापन। तो आंसर आपका डी उत्तर सही हो जा रहा है, चट्टान विस्थापन के लिए, यानी उसमें हम लोग जांचने के लिए, मापन करने के लिए स्लोप स्टेबिलिटी रडार का यूज़ करते हैं। 9वां नंबर है अल्टीमेट पिट स्लोप कोड। सबसे आसान और अच्छा क्वेश्चन, अल्टीमेट पिट स्लोप कोड बनाया जाता है। अल्टीमेट पिट स्लोप कोड अगर मैंने बेंच पैरामीटर आपको पढ़ाया होगा तो उसमें आप लोगों को बताया होगा, क्रेस्ट, टो, बेंच फेस, अल्टीमेट पिट स्लोप, ये सभी चीज़ें बताया था। अगर मैं आपको एक बेंच बना के दिखाऊं तो ये लास्ट वाला तो टो हो गया, और ये सबसे ऊपर वाला मतलब 1 बेंच 2 बेंच। ठीक, अब मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ, जैसे कि पीला कलर, येलो ले ले रहा हूँ। ये ऊपर से लेके नीचे तक, यानी सबसे ऊपरी भाग टो का, सबसे ऊपरी भाग क्रेस्ट का और सबसे निचला भाग क्रेस्ट का, सॉरी ये ऊपर क्रेस्ट होता है, क्रेस्ट टो। तो सबसे ऊपरी भाग क्रेस्ट से सबसे निचला भाग बेंच का टो को मिलाने वाली लाइन को अल्टीमेट पिट स्लोप एंगल बोलते हैं। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो सही उत्तर बी हो जा रहा है। ठीक, बी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। अल्टीमेट पिट स्लोप कोड बनाया जाता है सबसे ऊपरी बेंच के क्रेस्ट से निचली बेंच के टो तक। ठीक है,
कोई भी डाउट किसी सवाल में रहता है तो प्लीज़ पूछा करिए आप लोग, जिससे कि मैं आप लोग को पूरा डिटेलिंग एक्सप्लेन करके बताऊँ। अगला प्रश्न है DGPS का फुल फॉर्म क्या हो जाता है। DGPS डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसमें से कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है? ABCD। तो डी आपका सही उत्तर हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि फुल फॉर्म याद रखना बहुत ज़रूरी है, पूछेगा ही पूछेगा एग्जाम में। TNT का, ANFO का। आप लोग कमेंट करके वीडियो को पुश कीजिए अभी, और कमेंट बॉक्स में इन सभी का आंसर दीजिए। TNT, NFO, AFD, AFD, SS, पेटेंट, इन सभी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट लोटोटो भी याद रखिएगा, लोटोटो पूछा जाता है, और भी बहुत सारे हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर। निम्न में से कौन सा शब्द ओपन कास्ट माइन से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा ओपन कास्ट माइन से संबंधित नहीं है? तो आपको जानना होगा कि ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड में क्या डिफरेंसेस है, पैरामीटर या किसी भी चीज़ों से। तो बेंच, रैंप, डिक्लाइन, डंप। 11वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जा रहा है? तो देखिए, बेंच, रैंप और डंप ये सभी ओपन कास्ट से संबंधित है। डिक्लाइन ये एक अंडरग्राउंड माइन का अंतर है। डिक्लाइन एक रास्ता होता है, तो इस पर मैंने आपको बताया है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 11 का 12 प्रश्न बोलता है कि सही कथन कौन सा है। सही कथन यानी चारों पढ़िएगा, इनमें से जो भी सही लगे आपको वो टिक मारिएगा। नमी बढ़ने से सेफ्टी फैक्टर बढ़ता है, गलत। चट्टान की शक्ति बढ़ने से सेफ्टी फैक्टर बढ़ता है, सही। बेंच ऊंचाई बढ़ने से सेफ्टी फैक्टर बढ़ता है, नहीं। बेंचों की संख्या बढ़ाने से सेफ्टी फैक्टर बढ़ता है, नहीं। तो यानी सही उत्तर बी हो जा रहा है। बी उत्तर इज राइट, यानी सही कथन आपका हो जाता है कि चट्टान की शक्ति बढ़ाने से, रॉक स्ट्रेंथ बढ़ाने से सेफ्टी फैक्टर बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है 13 नंबर। निम्न में से कौन सा ओपन कास्ट माइनिंग से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन ओपन कास्ट माइनिंग से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन ओपन कास्ट माइनिंग से संबंधित नहीं है? तो बेंच पैरामीटर मैंने बताया था, क्रेस्ट, हाई वॉल, विंज, बॉक्स कट। बॉक्स कट प्रारंभिक कट ऑफ फर्स्ट ऑफ माइनिंग, मतलब जो माइनिंग में सबसे पहला कट लगाते हैं वो बॉक्स कट कहलाते हैं। ये भी इंटरनल एक्सटर्नल दो प्रकार का होता है। तो देखिए, क्रेस्ट, हाई वॉल, बॉक्स कट ये सभी ओपन कास्ट से संबंधित है। विन जो है अंडरग्राउंड माइन से संबंधित है, अंडरग्राउंड मेटल माइनिंग से संबंधित है। सी उत्तर इज राइट हो जा रहा है। यह आपका अनरेस्ट्रिक्टेड वालों के लिए नॉलेज रखना ज़रूरी है, बाकी ओपन कास्ट के लिए यह आपको पता होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए। स्क्रू फीड मैकेनिज्म प्रयोग किया जाता है। स्क्रू फीड मैकेनिज्म प्रयोग किया जाता है। तो स्क्रू फीड मैकेनिज्म किस में उपयोग किया जाता है? तो ड्रिलिंग में, खुदाई में, ब्लास्टिंग में। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही उत्तर हो जा रहा है? तो ड्रिलिंग में किया जाता है। ए उत्तर इज राइट हो जा रहा है। ठीक है, ए आंसर इज राइट। अगला प्रश्न है 15 नंबर। यह बहुत बार पूछा जाता है, कोयले का निर्माण का सही क्रम बताइए। सही क्रम मतलब पीट, लिग्नाइट, अंथ्रासाइट, बिटुमिनस, ये सभी क्या होते हैं? सही क्रम क्या है? बढ़ता हुआ क्रम यानी पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, अंथ्रासाइट, इन सभी के बारे में डिटेल बताऊंगा। हाई कार्बन किस में कम होता है, वोलेटाइल मैटर किस में कम या बेसी होता है, ये सभी चीज़ें जानकारी जब मैंने वीडियो बात बनाऊंगा उस पर आपको डिटेलिंग पता चल जाएगा। लेकिन अभी जानिए कि कोयले का निर्माण सही क्रम क्या है। ABCD इन सभी में से सही ऑप्शन बी हो जा रहा है। मतलब पहले पीट का निर्माण होता है, फिर लिग्नाइट का निर्माण होता है, फिर बिटुमिनस का निर्माण होता है, फिर अंथ्रासाइट का निर्माण होता है। हमारे भारत में पाया जाने वाला कोल जो है बिटुमिनस प्रकार का है, हाई मात्रा में बिटुमिनस ही कोल हमें निकलाया जाता है। लिग्नाइट है, लिग्नाइट में NLC माइन निकालती है। ठीक। पीट का निर्माण होने से पहले वुड का निर्माण होता है। तो कोयले का निर्माण कैसे होता है, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, और थ्योरी बताई है कि किन थ्योरी पर आधारित हमारे भारत में कोयला का निर्माण हुआ है, बना है, कैसे बना है। 16 नंबर प्रश्न कि बेंटोनाइट रसायन का उपयोग होता है। बेंटोनाइट रसायन का उपयोग होता है, किस में होता है? कोई बता पाएगा? तो देखिए, ऑप्शन A दरार सील, B बोरहोल, C मड फ्लश, D इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है C यानी मड।
सही उत्तर है सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाता है। मड फ्लश बनाने में बेंटोनाइट रसायन का उपयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 17 नंबर प्रश्न, सीक्वेंस कंट्रोल सिस्टम का उपयोग होता है। सीक्वेंस कंट्रोल सिस्टम का उपयोग किस में किया जाता है? सीक्वेंस कंट्रोल सिस्टम का मतलब समझिए, जैसे 1 है, 2 है और 3 है। तो बिना, जैसे कि मशीन है तो दूसरी मशीन को चालू करने के लिए हमें पहले मशीन को चालू करना पड़ेगा, तभी जाके दूसरी मशीन चालू होगी। तो यह सिस्टम आपका बेल्ट कन्वेयर में लगा होता है या डंपर में लगा होता है, एक्सकेवेटर में लगा होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर ए है। सही उत्तर आपका ए ऑप्शन नंबर राइट हो जा रहा है। यानी यह सिस्टम आपका बेल्ट कन्वेयर में लगा होता है, सीक्वेंस कंट्रोल सिस्टम। 18वां नंबर, माइनर इंजरी की रिपोर्ट भेजी जाती है। माइन एक्सीडेंट से संबंधित क्वेश्चन आ गया। तो माइन एक्सीडेंट से संबंधित क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कितने दिनों में भेजा जाता है, कितने दिनों के लिए नोटिस बोर्ड लगाया जाता है, किसको भेजा जाता है, किसके द्वारा भेजा जाता है, ये सभी प्रश्न आपको माइन एक्सीडेंट के संबंधित आपको जानना होगा और याद रखना होगा। तो माइनर इंजरी की रिपोर्ट भेजी जाती है साल में एक बार, 3 महीने में एक बार, महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। सही उत्तर सी ऑप्शन राइट हो जा रहा है। माइनर इंजरी, रिपोर्टेबल इंजरी यानी जे, यह आपका क्वार्टरली भेजा जाता है, यानी 3 महीने के अंतराल पर भेजा जाता है। CIM RIM को भेजा जाता है और माइनर इंजरी CIM RIM और DM को भेजा जाता है। यह सभी जानकारी पता होना चाहिए। किसके द्वारा? ऑनर एजेंट मैनेजर के द्वारा भेजा जाता है। ठीक, माइनर इंजरी क्या होता है? तो किसी व्यक्ति को अगर 24 घंटे तक वो माइंस में ऊपर अनुपस्थित रहता है, यानी चोट लग गया किसी वजह से, अनुपस्थित रहता है 24 घंटे तक या उससे ज़्यादा, तो उसको माइनर इंजरी बोलते हैं। रिपोर्टेबल इंजरी किसे बोलते हैं? तो अगर कोई व्यक्ति 72 घंटे या उससे ज़्यादा के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसे हम लोग रिपोर्टेबल इंजरी बोलते हैं। ठीक, जितना प्रश्न बन सकता है इस MCQ से और मैं बता सकता हूँ, आपको पूरा बताऊँगा और अंत तक वीडियो में जुड़े रहिएगा, क्योंकि यही आपको एग्ज़ाम में 100% मार्क दिलाएगा। और आप अगर मुझ पर भरोसा बना के रखे हैं तो निश्चित ही मैं आपको एग्ज़ाम में सफल करवाऊँगा ही करवाऊँगा। जिनका भी अटैम्प्ट तीसरा, चौथा, दूसरा है, उनका इस बार एग्ज़ाम क्लियर होगा ही होगा 100%। तो बिल्कुल सही से पढ़िए और किसी प्रकार का सवाल डाउट होता है तो पूछिए। ओपन कास्ट माइंड से सब ग्रेड ड्रिलिंग क्यों ज़रूरी है? तो सब ग्रेड ड्रिलिंग समझते हैं, जो ड्रिलिंग करते हैं उससे 10% ज़्यादा कर रहे हैं, उसको सब ग्रेड ड्रिलिंग बोलते हैं। तो सब ग्रेड ड्रिलिंग क्यों करते हैं? जब माइन में किसी प्रकार से टो छूट जाता है, जब हम बेंच का निर्माण कर रहे हैं तो यहीं पर आपका टो छूट जाता है, तो टो को ख़त्म करने के लिए सब ग्रेडिंग करते हैं, ताकि वहाँ पर कोई भी टो न बचे। टो बचेगा तो क्या नुकसान होगा, कमेंट में बताइएगा। टो छूटने पे क्या नुकसान होगा? तो इसका ऑप्शन बी हो जा रहा है। ओपन कास्ट माइन में सब ग्रेडिंग क्यों आवश्यक है? तो टो को हटाने के लिए हम लोग सब ग्रेडिंग करते हैं, सब ग्रेड ड्रिलिंग करते हैं। एक प्रश्न और है, मैं ऐड कर दे रहा हूँ। तो ब्लास्टर के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ याद रख लीजिएगा और मेट के कर्तव्य जिम्मेदारियाँ क्या होती है और क्या नहीं होती है। ब्लास्टर के कर्तव्य, ब्लास्टर का कर्तव्य यह है, होल को चार्ज कराना, दूसरा खुद फायरिंग कराना। ठीक, लेकिन अगर ऑप्शन में रहता है होल चार्जिंग, होल चार्जिंग, ब्लास्टिंग, लेकिन ऑप्शन में रहा ड्रिलिंग, तो क्या ड्रिलिंग होगा? नहीं, तो गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ब्लास्टर का कर्तव्य केवल होल चार्ज कराना है, ब्लास्टिंग कराना है और कनेक्शन हो सकता है, कनेक्शन करना है, लेकिन ड्रिलिंग नहीं करेगा। ठीक, ये MCQ बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला अब 20 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं।
ये बहुत अच्छा सीरीज रहने वाला है आप लोग का मॉक टेस्ट सीरीज़ का। इससे अच्छा क्वेश्चन अभी तक आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया होगा। बहुतों को ये क्वेश्चन आ रहा होगा, बहुतों को क्वेश्चन ये समझ में नहीं आ रहा होगा। तो जितने लोग इसमें से जितना प्रश्न कर पाएँ 100 में से, वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उन्होंने कितना पाया। 100 में 50 नंबर मिनिमम आना चाहिए, ठीक है। तो कितना आपने स्कोर किया बताइएगा। आरएमआर का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? तो रॉक मास रेटिंग। सी आंसर इज राइट। रॉक मास रेटिंग आरएमआर का फुल फॉर्म हो जाता है। 21 नंबर प्रश्न, बैक हो शॉवेल कहाँ बैठकर कार्य करता है? तो बैक हो शॉवेल कहाँ बैठकर कार्य करता है? बेंच के नीचे, बेंच के किनारे, प्लेटफॉर्म पर, बेंच के ऊपर। तो डी आंसर इज राइट हो जाता है, यानी डी, बेंच के ऊपर नीचे खुदाई हेतु कार्य करता है। इसको कुछ मैं आपको डिटेलिंग बताऊं कि बैक हो शॉवेल कहाँ बैठकर कार्य करता है, तो इसके बारे में कुछ आपको दिखाऊं। तो जैसे ये आपका बेंच है, ये आपका फेस है, तो यहाँ पर आपकी मशीन है। चित्र तो थोड़ा सही बनेगा नहीं, लेकिन याद रखिएगा। ये आपका मान लीजिए बेंच है, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सकेवेटर। ऊपर से ये मटेरियल को आपका काटता है और लोडिंग करता है, तो बेंच के ऊपर खड़े रहकर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि CO2 किस प्रकार की आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है? CO2 किस प्रकार की आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है? कोयला की आग को, लकड़ी की आग को, विद्युत की आग को, रासायनिक की आग को। CO2 प्रकार का मैं बता दूं, यह आपका विद्युत की इलेक्ट्रिक से लगे हुए आग को बुझाने के लिए काम किया जाता है। तो सी आंसर इज राइट। यह आपका फायर एक्सटिंग्विशर एक प्रकार का होता है जो कि हर 3 महीने में एक बार जांचा जाता है, और यह C2 टाइप का आपका उसमें भी रखा जाता है। किसमें? जो एक्सप्लोसिव बैन होती है उसमें भी यह रखा जाता है। उसमें 2 प्रकार के पे रखे जाते हैं, ड्राई पाउडर और CO2 टाइप के, ठीक है। जहाँ विस्फोटक, अगला प्रश्न है 23 नंबर। जहाँ विस्फोटक और डिटोनेटर संग्रहित किए जाते हैं वह भवन कहलाता है। मतलब जहाँ पर डिटोनेटर, विस्फोटक मटेरियल इन बारूद, सेफ्टी फ्यूज, ये सभी चीज़ें रखे जा रही हैं, उसको क्या बोलते हैं? शेल्टर बोलते हैं, मैगजीन बोलते हैं, स्टोर बोलते हैं, या हाउस बोलते हैं। तो बी आंसर राइट हो जा रहा है, यानी उसको हम लोग मैगजीन बोलते हैं। मैगजीन जिसमें कि विस्फोटक, डेटोनेटर, सेफ्टी फ्यूज सभी चीज़ें रखी जाती हैं, ये स्टोर की जाती हैं, उससे हम लोग मैगजीन बोलते हैं। मैगजीन भी आपकी 3 प्रकार की होती है, जाना करिए नॉलेज के लिए। सर्विस मैगजीन, मेन मैगजीन और पोर्टेबल मैगजीन, ये सभी चीज़ें रखी जाती हैं। रिजर्व स्टेशन के बारे में भी कभी कभी पूछता है, तो आपके लिए क्वेश्चन है कि रिजर्व स्टेशन किसे बोलते हैं, ठीक। तो वीडियो को पुश कीजिए और अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए कि रिजर्व स्टेशन किसे बोलते हैं। 100% एक्टिव रहना, लिख के पढ़ना, जो क्वेश्चन मेरे द्वारा पूछे जा रहे हैं उनका जवाब देना, तभी आपका एग्ज़ाम में क्वालिफिकेशन होगा, क्वालिफाई होगा। मैं पहले बता दे रहा हूँ, इग्नोर किया तो फिर 100% है कि नहीं निकलेगा। 24 प्रश्न नंबर आते हैं। जैगिंग या रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट किससे संबंधित है? जैगिंग या रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट किससे संबंधित है? तो बेल्ट कन्वेयर से, सेकर कन्वेयर से, डीजल लोकोमोटिव से, केबल बेल्ट कन्वेयर से। तो सेकर कन्वेयर से संबंधित है, यानी बी आंसर इज राइट हो जाता है। अगला प्रश्न, ZAP। ZAP देखिए फुल फॉर्म कितने सारे आ रहे हैं, तो इसको बेहद ही ध्यान रखिएगा और याद करिएगा। जितने आपके MCQ में फुल फॉर्म हैं अपने बुक के पीछे, या मैंने वीडियो बनाया भी है फुल फॉर्म पर, तो उसको देख लीजिएगा। तो नल एक्सीडेंट पॉइंट, जीरो एक्सीडेंट पॉइंट, जीरो एक्सीडेंट पोटेंशियल, इनमें से कोई नहीं। तो सी आंसर राइट हो जा रहा है, जीरो एक्सीडेंट पोटेंशियल।
ठीक। 26 नंबर क्वेश्चन है कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस JSA करते समय क्या आवश्यक नहीं होता है। तो खतरों की पहचान ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कार्य के चरणों की पहचान, सी रिस्क स्कोर की गणना, डी मौजूद नियंत्रणों का गणना करना। तो रिस्क स्कोर की गणना करना ही आपका आवश्यक नहीं है सेफ्टी एनालिसिस में, बाकी सभी चीज़ों का करेंगे। तो आपका सी आंसर राइट, यानी सही उत्तर सी ऑप्शन हो जाता है। अगला प्रश्न है 27 नंबर। खान में आग के लिए बनाई गई आपातकालीन योजना में क्या शामिल होना चाहिए। खान में आग के लिए बनाई गई आपातकालीन योजना में क्या शामिल नहीं होना चाहिए। तो ए पर्याप्त अग्निशमन, बी मुआवजे का भुगतान, सी प्राथमिक उपचार, डी पीड़ितों को ले जाने हेतु एम्बुलेंस। तो क्या शामिल नहीं होना चाहिए। तो मुआवजे का भुगतान आपका आपातकालीन स्थिति में नहीं इंक्लूड शामिल होना चाहिए। बी आंसर इज राइट। ठीक है। अगला प्रश्न है 28 नंबर। सेकेंडरी ब्लास्टिंग किस तकनीकी से संबंधित है। तो सेकेंडरी ब्लास्टिंग आपको पता होगा, प्रारंभिक ब्लास्टिंग करते समय अगर बड़े बड़े बोल्डर रह जा रहे हैं तो मशीन के द्वारा नहीं उठाए जा पा रहे, तो उसको छोटे टुकड़े में करने के लिए दोबारा ब्लास्टिंग करते हैं, यानी पुनः ब्लास्टिंग करते हैं, उसे सेकेंडरी ब्लास्टिंग कहते हैं। तो ए बी सी एंड डी, पुनः ब्लास्टिंग, नियंत्रण ब्लास्टिंग, सॉलिड ब्लास्टिंग, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए, यानी पुनः ब्लास्टिंग करेंगे। तो सेकेंडरी ब्लास्टिंग कितने प्रकार से होती है तो बता दूँ, दो प्रकार की, पॉप शूटिंग एंड प्लास्टर शूटिंग, दो प्रकार से की जाती है। इनमें पॉप शूटिंग में ड्रिलिंग किया जाता है, प्लास्टर शूटिंग में ड्रिलिंग नहीं किया जाता है, इसमें ऊपर लेप करके बारूद लगा कर फोड़ा जाता है। तो पॉप शूटिंग प्लास्टर शूटिंग में सबसे बेस्ट कौन सा होता है, यह कमेंट करके बताइएगा कि हम लोग ज़्यादातर पॉप शूटिंग करते हैं या प्लास्टर शूटिंग करते हैं। ठीक है, इतना मैंने बताया, अब आगे का काम आपका। 29 प्रश्न पर आते हैं। तो लंबा क्वेश्चन है, 100 नंबर 100 नंबर क्वेश्चन है, तो टाइम टेकन लगेंगे, समय लगेंगे, लेकिन हाँ आप यहाँ से सीख कर बहुत कुछ जाएंगे। 100 नंबर क्वेश्चन में आप लोग 200 प्लस से भी ज़्यादा प्रश्न को क्वेश्चन आंसर सीख के जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो MCQ है मैंने केवल उसी को नहीं, बाकी उससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने उन सभी को आपको बताया है। ओपन कास्ट माइनिंग में वर्किंग बेंच से निकाले गए हिस्से को क्या कहते हैं। ओपन कास्ट माइनिंग में वर्किंग बेंच से निकाले गए हिस्से को क्या बोलते हैं। कट, बैक चौड़ाई, बेंच फेस या बेंच चौड़ाई। तो सी ऑप्शन राइट है, उसको हम लोग बेंच फेस बोलते हैं। माइनिंग वर्किंग जहाँ हो रही है उसमें कोई हिस्सा हम लोग निकाल दिए तो उसको बेंच फेस बोलते हैं, और बेंच फेस पर ही कार्य किया जाता है। ठीक। अगला प्रश्न है 30 नंबर, यानी 30 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE नहीं है। तो PPE का मतलब आप लोग समझते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो सेफ्टी से संबंधित है, जो आपका हेलमेट, शूज, ग्लव्स, ईयर मफ, ईयर प्लग, नोज क्लिप, मास्क और फेस शील्ड, ये सभी चीज़ें PPE के अंतर्गत आती हैं। तो इनमें से सुरक्षा उपकरण कौन सा नहीं है। तो मास्क, हैंड ग्लव, सेफ्टी बेल्ट, स्ट्रेचर। तो सही उत्तर जैसा कि आपको लग रहा है डी ऑप्शन राइट हो जा रहा है, यानी स्ट्रेचर आपका PPE के अंतर्गत नहीं आता है। 31 नंबर क्वेश्चन, SMP का फुल फॉर्म क्या है। SMP का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए एक फुल फॉर्म और आ गया। तो SMP का फुल फॉर्म ए सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, बी सरफेस माइनिंग प्लान, सी सेफ माइन प्लान या डी इनमें से कोई नहीं। तो ए इज राइट आंसर, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान SMP। रेगुलेशन नंबर किस में है बताइएगा। एक चीज़ और कि आपको प्रिंकर, स्क्रिम्पर, ब्लास्टिंग एसेसरी, ब्लास्टिंग टूल का नाम याद रखना होगा, वो भी आपसे इससे कुछ संबंधित क्वेश्चन ब्लास्टर से पूछ लेता है। ठीक है, ब्लास्टिंग एग्जाम में अगर आप बैठेंगे तो ब्लास्टिंग एसेसरीज और ब्लास्टिंग एक्सप्लोजिव, ब्लास्टिंग एसेसरीज और ब्लास्टिंग टूल से क्वेश्चन पूछेगा। ब्लास्टिंग टूल, ब्लास्टिंग टूल और एसेसरीज से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है। अगला प्रश्न 32 नंबर, यानी 32 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, सीट बेल्ट का उपयोग कौन करता है।
तो सीट बेल्ट का उपयोग कौन करता है? ब्लास्टर, ड्रिल ऑपरेटर, पंप ऑपरेटर, HMM ऑपरेटर। तो HMM ऑपरेटर सही आंसर हो जाएगा डी, HMM ऑपरेटर। HMM को फुल फॉर्म याद रखना होगा, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी। इसमें किस प्रकार का उसका जो सीट बैठने वाली होनी चाहिए, इनऑर्गेनिकली होनी चाहिए। डंपर में किस प्रकार का डिवाइस होना चाहिए? प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस होना चाहिए। पार्किंग ब्रेक या डंपर में कितने प्रकार के ब्रेक होते हैं? तो 5 प्रकार के ब्रेक होते हैं। पांचों प्रकार के ब्रेक का नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि डंपर में 5 प्रकार के जो ब्रेक होते हैं कौन कौन से होते हैं। डंपर 5 ब्रेक मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग कमेंट करके बताइए। डंपर में 5 ब्रेक होते हैं और पांचों ब्रेक कितने RPM पर चेक किया जाता है और कहाँ चेक किया जाता है, कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन इससे 100% है आएगा, तो मेरा काम है क्वेश्चन को बताना और आंसर बताना, लेकिन मैं पूछता इसलिए हूँ ताकि आप लोग को रिकॉल हो और आप उसे ढूंढ के याद करें, तब आपको हमेशा के लिए वह दिमाग में छप जाएगा। 33 नंबर प्रश्न, लोकोमोटिव की लेड एसिड बैटरी चार्ज करते समय कौन सी गैस निकालती है? लोकोमोटिव अंडरग्राउंड में यूज किया जाने वाला मशीनरी है। लोकोमोटिव की लेड एसिड बैटरी चार्ज करते समय कौन सी गैस निकालती है? तो H2, CH4, H2S, NO2। तो सही आंसर H2 हो जाएगा, हाइड्रोजन। ऑप्शन ए करेक्ट। लोकोमोटिव किस ग्रेडियंट पर वर्क करता है? तो 1/15। सारे मशीनरी का ग्रेडियंट याद रख लीजिएगा क्योंकि यह पूछता ही एग्जाम में। सारे मशीनरी का लोकोमोटिव, सरफेस माइनर, डोजर, ड्रैग लाइन, सरफेस माइनर, LHD, HDL सभी का ग्रेडियंट याद रख लीजिएगा। मैं जितना बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से नोट डाउन करिएगा। एक भी बात को नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि इस बार आपका एग्ज़ाम बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है निकालना। 34 यानी 34वां प्रश्न है कि ओपन कास्ट माइन में ड्रैग लाइन का मुख्य उपयोग क्या है? तो ड्रैग लाइन का मुख्य उपयोग क्या हो जाता है? तो ओवरबर्डन हटाने के लिए करते हैं, कोयला का ट्रांसपोर्टिंग परिवहन के लिए करते हैं, कोयले की खुदाई में करते हैं, या डी ऑप्शन पानी निकालने में करते हैं। तो ड्रैग लाइन का उपयोग ओवरबर्डन हटाने में करते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ड्रैग लाइन का उपयोग हम लोग ओवरबर्डन हटाने के लिए करते हैं। ड्रैग लाइन का ज़मीन पर भार कितना होता है? तो 1 kg/cm³ होता है। लगभग इतना डाटा याद रखिएगा। मार्चिंग पूछ सकता है, ग्रेडियंट पूछ सकता है, तो ड्रैग लाइन से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। 35 नंबर क्वेश्चन, उत्पत्ति के आधार पर सैंडस्टोन किस प्रकार की चट्टान है? उत्पत्ति के आधार पर सैंडस्टोन किस प्रकार की चट्टान है? मैंने बोला था कि आपका क्वेश्चन जियोलॉजी से भी बनेगा। तो देखिए सैंडस्टोन किस प्रकार का है, एक एग्जाम्पल। पहला ये आग्नेय रूपांतरित अवसादी यानी सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और एक इग्नियस रॉक। ये 3 प्रकार की आपके रॉक होते हैं जिनमें बहुत सारे एग्जाम्पल आपके होते हैं। इग्नियस के बसाल्ट हो गए, रूपांतरित यानी मेटामॉर्फिक के मार्बल हो गए, अवसादी यानी सेडिमेंट्री के सैंडस्टोन हो गए। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं बता दूंगा और आप लोग को याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका सी आंसर राइट हो जा रहा है। ठीक है, कोयला भी आपका सेडिमेंट्री रॉक है। शिस्ट कौन सा रॉक है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक, SCHIE शिस्ट। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न, ओपन कास्ट माइंस में स्ट्रिपिंग रेशियो का अर्थ क्या है? तो स्ट्रिपिंग रेशियो सबसे बड़ा रोल करता है ओपन कास्ट माइनिंग में। इसका मतलब लोग समझते हैं स्ट्रिपिंग रेशियो मतलब 1 टन कोयला निकालने के लिए जितना क्यूबिक मीटर ओवरबर्डन हटाना पड़ता है उससे हम लोग स्ट्रिपिंग रेशियो बोलते हैं। और इसका फार्मूला की बात करें तो क्यूबिक मीटर ओवरबर्डन अपॉन कोयला को टन में लिया जाता है, तो उसी अनुपात को स्ट्रिपिंग रेशियो बोलते हैं। तो डी आंसर राइट हो जा रहा है। ठीक, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है।
वो भी मीटर क्यूब में, कोयले टन में, उसी अनुपात को स्ट्रिपिंग रेशियो बोलते हैं, ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो। कट करने के बाद मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो BESR, इसका फार्मूला पूछेगा, कभी पूछ सकता है। तो BESR यानी लॉस बराबर प्रॉफिट, यानी जहाँ पर हम एक्सप्रेशन कर रहे हैं माइनिंग में, यहाँ पर आपका लॉस और प्रॉफिट बराबर चल रहा हो, उससे ही हम लोग ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो बोलते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है 37 नंबर। डिटोनेटर लीड वायर की न्यूनतम लंबाई होती है। 37 नंबर पर डिटोनेटर लीड वायर की न्यूनतम लंबाई कितनी हो जाती है? तो 1.2, 1.5, 2 मीटर, 1.6 मीटर। तो आपका 1.2 मीटर राइट आंसर हो जा रहा है। ठीक, 38 नंबर प्रश्न है, सरफेस माइंस में सामान्यतः कौन सा संचार माध्यम उपयोग किया जाता है? सरफेस माइंस में सामान्यतः कौन सा संचार माध्यम यानी बात करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए कौन सा यूज करते हैं? तो वॉकी टॉकी, लेकी फीडर, ईमेल, फैक्स। तो सरफेस माइंस में हम लोग, ओपन कास्ट माइंस में वॉकी टॉकी का यूज़ करते हैं। कभी भी आप लोग माइंस में देखे होंगे या विजिट किए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि ओवरमैन सरदार उनके पास यह होता ही होता है, या मैनेजर के पास वॉकी टॉकी। ऑप्शन ए सही उत्तर करेक्ट हो जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है 39 नंबर। ओवर बर्डन डंप के आधार में क्या नहीं होना चाहिए? ओवर बर्डन डंप के आधार पर, यानी जहाँ ओवर बर्डन डंप किया जाता है उसका बेस में क्या नहीं होना चाहिए? बसाल्ट हो कोई दिक्कत नहीं है, सैंडस्टोन हो कोई दिक्कत नहीं है, सेल हो कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैक कॉटन मिट्टी नहीं होना चाहिए, ताकि खिसकने का डर रहता है, स्लो फेलियर का डर रहता है। तो बी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 39 का। 40 का, HEMM को किसके ऊपर नहीं चलाना चाहिए? मतलब जो हैवी प्रकार की मशीनरी है किसके ऊपर नहीं चलाना चाहिए? खदान की हॉलिंग रोड चलेगा, नामिक मार्ग पर चलेगा, मार्चिंग रोड पर चलेगा, लेकिन विद्युत केबल या पानी के लाइन पर नहीं चलेगा। तो सही आंसर डी हो जाता है। विद्युत केबल या पानी के लाइन पर HEMM मशीनरी, हैवी टाइप मशीनरी नहीं चलाई जाएंगे। इकतालीस नंबर क्वेश्चन है कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान EMP की सही परिभाषा क्या हो जाती है? इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान EMP की सही परिभाषा क्या हो जाती है? A, B, C एंड D। तो सही उत्तर बात करें तो C ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि पर्यावरण की सुरक्षा एवं पर्यावरणीय कानूनों के पालन हेतु बनाई गई साइट विशिष्ट योजना ही आपकी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान कहलाती है, जिसको बहुत ही तजब्बो यानी इम्पोर्टेंस दिया जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन रिफ्रेशर ट्रेनिंग यानी वोकेशनल ट्रेनिंग से संबंधित क्वेश्चन है VT रूल से। रिफ्रेशर ट्रेनिंग किसके लिए आवश्यक होता है? रिफ्रेशर ट्रेनिंग नए मजदूरों के लिए, पहले से कार्यरत मजदूरों के लिए, ठेके पर कार्यरत मजदूरों के लिए, सारथी मजदूरों के लिए। तो बी आंसर राइट हो जाएगा, यानी पहले से काम कर रहे मजदूरों के लिए, मतलब कुछ दिनों के बाद कार्य पर वापस लौटते हैं तो उनको रिफ्रेशर ट्रेनिंग दिया जाता है। अगला प्रश्न है 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न बोलता है कि चार्जिंग के समय ड्रिल होल और विस्फोटक कार्ट्रिज के बीच न्यूनतम क्लियरेंस कितना होना चाहिए? मतलब होल चार्ज कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको से बहुत बार पूछा गया एग्जाम में और आपने इस क्वेश्चन को लगाया भी होगा। तो होल चार्जिंग करते समय एक्सप्लोजिव और कार्ट्रिज यानी होल और कार्ट्रिज के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 2 mm, 2.5 mm, 4 mm, 3 mm, यानी सही उत्तर 3 mm यानी 3 mm हो जाता है, 3 मिलीमीटर। सही उत्तर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं 44 नंबर। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस अतिरिक्त सुरक्षा फीचर किस रूप में लगाया जाता है और किस में होता है?
तो प्रोस्पेक्टिव अर्निंग डिवाइस एक्सकेवेटर में होता है, वाटर टैंकर में होता है, ड्रिलिंग मशीन में होती है, डंपर टिपर में होती है। तो इसका सही आंसर है डंपर में होती है। जब दो ट्रक या डंपर आपस में जब भिड़ने वाले होते हैं तो प्रोक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस उन्हें संकेत देता है, ठीक, इसीलिए लगा होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है। 45 निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जब तक आप चारों पढ़ेंगे नहीं तब तक पता चलेगा नहीं। तो पहला ए है, बेंच ऊंचाई हमेशा बेंच चौड़ाई के बराबर होती है, ठीक। बी, बेंच ऊंचाई हमेशा बेंच चौड़ाई से अधिक होती है, ठीक। सी, बेंच ऊंचाई हमेशा बेंच चौड़ाई से कम होती है, ठीक। तो डी आंसर राइट, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई भी कथन सही है ही नहीं। 45 का राइट आंसर डी, यानी उपरोक्त में से कोई कथन सही नहीं है, डी। तो बेंच की चौड़ाई की परिभाषा आप लोग को पता है, बेंच की चौड़ाई और ऊंचाई का रिलेशन पता है और आप लोगों ने याद भी किया होगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ऐसे नहीं कि कोई तुक्का आंसर आप लोग मार दीजिएगा, ठीक। अगला प्रश्न है 56, परक्यूसिव ड्रिलिंग में चट्टान किस क्रिया से टूटती है? ड्रिलिंग संबंधी क्वेश्चन। तो परक्यूसिव ड्रिलिंग में चट्टान किस प्रकार से टूटता है? तो क्रशिंग से, चिपिंग से, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो चिपिंग से जो है चट्टान आपका टूटता है, यानी बी आंसर राइट हो जाएगा। 46 के बाद प्रश्न है 47, ओपन कास्ट माइंस में बेंच का टो क्या होता है? मैंने आपको बताया था टो और क्रेस्ट क्या होता है। तो बेंच का ऊपरी हिस्सा टो कहलाता है, नहीं। बेंच का निचला हिस्सा टो कहलाता है, सही। बेंच का झुकाव गलत, बेंच की ऊंचाई गलत। तो सही आंसर है बी ऑप्शन राइट, यानी बेंच का निचला हिस्सा आपका टो कहलाता है। अगला प्रश्न है 48 यानी 48 नंबर प्रश्न क्वेश्चन है, दुर्घटना की लागत में क्या शामिल होता है? तो जैसे कोई दुर्घटना हो गई, उसमें कोई ना कोई लागत लगी है, तो उसको किस प्रकार का लागत में शामिल किया जाता है? केवल उत्पादन की हानि, गलत, ये तो होगा नहीं। लाभ, कमी नहीं, अतिरिक्त रॉयल्टी शुल्क नहीं। कर्मचारी व नियोक्ता दोनों की प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लागत को ही हम लोग दुर्घटना की लागत में शामिल किया जाता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, लैग हो गया, तो आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को समझ में आ गया। 49 नंबर प्रश्न, अभी तक टोटल 45 मिनट 50 मिनट हो चुके हैं 50 क्वेश्चन में, यानी अभी भी क्वेश्चन 50 बचे हुए हैं। तो उसको सॉल्व करने में आधा घंटा और लगेगा, तो जुड़े रहिएगा। तो 49 नंबर प्रश्न है कि खान में नियंत्रित न होने पर खतरनाक ऊर्जा प्रकार कौन सा है? खान में नियंत्रित न होने पर खतरनाक ऊर्जा प्रकार कौन सा हो जाता है? तो सौर एवं जल ऊर्जा, नाभिकीय एवं सौर ऊर्जा, पवन एवं जल ऊर्जा, यांत्रिक एवं रासायनिक ऊर्जा। तो डी आंसर राइट हो जा रहा है, यानी यांत्रिकी एवं रासायनिक ऊर्जा। 50 नंबर का प्रश्न, डंपर की प्रोडक्टिविटी किस पर निर्भर करती है? डंपर की प्रोडक्टिविटी किस पर निर्भर करती है? मैंने हॉल रोड से संबंधित मैंने आपको कुछ बताया था। तो सड़क की प्रोफाइल, सड़क कैसी है, डंपर की गतिशीलता, डंपर की स्पीड कैसी है, ऑपरेटर के प्रशिक्षण पर, यानी कुशल प्रशिक्षण रखे हैं, स्किल मतलब आपने ऑपरेटर रखा है, तो आपको प्रोडक्टिव पर निर्भर करेगा ही करेगा। तो उपरोक्त सभी आंसर राइट हो जाएगा, डी, ठीक है। अगला प्रश्न 51 नंबर, स्पेसिंग का अर्थ क्या हो जाता है? तो स्पेसिंग का अर्थ हम फास्टली अब चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन को कवर करना है। तो स्पेसिंग आपका क्या हो जाता है? तो एक ही पंक्ति के दो पास के होल के बीच की दूरी को हम लोग स्पेसिंग बोलते हैं, बी।
और बर्डन को क्या बोलते हैं, तो फ्री फेस से फर्स्ट रो के होल के बीच की दूरी को हम लोग बर्डन बोलते हैं। तो स्पेसिंग बर्डन किन आधारों पर रखते हैं, तो रॉक का स्टार्टा कैसा है उसके आधार पर, बारूद किस प्रकार यूज करना है, ड्रिलिंग मशीन कौन सी यूज करती है, उस प्रकार के आधार पर हम लोग स्पेसिंग बर्डन रखते हैं। 52 नंबर पर, निम्न में से कौन ओपन कास्ट माइन से संबंधित नहीं है। फिर से एक क्वेश्चन, तो ओपन कास्ट से टो ओपन कास्ट संबंधित है, सब गियर ड्रिलिंग ओपन कास्ट है, किप्स गियर अंडरग्राउंड से संबंधित है, और बैक फिलिंग भी ओपन कास्ट से संबंधित, यानी सी आंसर इज राइट हो जा रहा है। अगला प्रश्न है 43 यानी 53 सॉरी 53 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन ओपन कास्ट माइन में उपयोग नहीं किया जाता है। आप सभी को पता है ड्रिल मशीन किया जाता है, रूट ग्रेडर किया जाता है, बेल्ट कन्वेयर किया जाता है, लेकिन एंडलेस हॉलेज अंडरग्राउंड का एक मशीनरी है। तो सी आंसर राइट हो जाएगा, यानी सही उत्तर सी ऑप्शन नंबर राइट, यानी ओपन कास्ट माइन में यूज नहीं किया जाता है तो एंडलेस हॉलेज। 54 नंबर क्वेश्चन, सॉकेट से क्या तात्पर्य है। सॉकेट और मिस फायर का डेफिनेशन आपको पता होगा। तो सॉकेट ब्लास्ट के बाद बचा हुआ होल का भाग, मतलब सॉकेट का डेफिनेशन ही है कि जो होल होता है अगर आधा फूटा आधा नहीं फूटा उसको हम लोग सॉकेट बोलते हैं। लेकिन मिस फायर किसको बोलते हैं, होल का पूरी तरीके से मिस हो जाना, ब्लास्ट न होना, मिस हो जाना, उसे ही मिस फायर बोलते हैं। ठीक, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, सब में डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी फ्यूज, डेटोनेटर, मिस फायर, सॉवल की प्रोडक्टिव किस पर निर्भर करती है। अभी डंपर की हम लोग प्रोडक्टिव देखे थे, अब सॉवल की प्रोडक्टिव किस पर निर्भर करती है, तो कार्य चक्र पर, उनका साइकिल टाइम क्या है, सामग्री का प्रकार, कोल, ओवरबर्डन, मिट्टी, कोयला, पत्थर क्या है उस पर डिपेंड करेगा। ऑपरेटर के यानी स्किल, ऑपरेटर के कौशल पर भी निर्भर करेगा। उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन, ट्राइकन बीट किस प्रकार के ड्रिलिंग में उपयोग किया जाता है। ट्राइकन बीट ऑप्शन परक्यूसिव, रोटरी ड्रिलिंग, ऑगर। तो रोटरी ड्रिलिंग में यूज किया जाता है आपका ट्राइकन बीट, रोटरी ड्रिलिंग में यूज किया जाता है। ड्रिलिंग के प्रकार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन है, एक सॉवेल पर डंपरों की उपयुक्त संख्या निर्भर करती है। एक सॉवेल पर डंपरों की उपयुक्त संख्या निर्भर करती है, किस पर, सॉवेल के आकार पर। सॉवेल डंपरों की उपयुक्त संख्या पर निर्भर करती है। जो सॉवेल डंपर हम लोग कॉम्बिनेशन बनाते हैं उसकी बात कर रहा है, तो सॉवेल के आकार पर, हॉल रोड की दूरी पर, ए बी दोनों या संभाले जाने के टनाज पर। तो हॉल रोड की दूरी कितनी है उनके आधार पर हम लोग उसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कौन सा है, 58 नंबर, दुर्घटना अपने आप नहीं होती बल्कि, तो इसका कोई आंसर बता पाएगा। 58 नंबर प्रश्न, दुर्घटना अपने आप नहीं होती बल्कि वे कुछ न कुछ उसके कारण होते हैं, या पहले से अनुमानित होता है, या ईश्वर की देन है, या कार्य आत्मा समिति के कारण है। तो वे कोई ना कोई दुर्घटना के कारण होते हैं, यानी ऑप्शन ए, यानी सही उत्तर ए नंबर हो जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा डेडलाइन से संबंधित नहीं है। तो डेडलाइन से संबंधित आपने सारी टर्मिनोलॉजी पढ़ा होगा तो पता होगा, हॉइस्ट, रस्सी, बूम, ये सभी चीज़ें संबंधित हैं किससे, ड्रैग लाइन से। लेकिन क्राउड सिस्टम सॉवेल से संबंधित है, आगे पीछे करने के लिए क्राउडिंग। तो ड्रैग लाइन आपका क्राउडिंग से संबंधित नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जा रहा है, सही उत्तर। 60 नंबर क्वेश्चन 60, कोर रिकवरी किस पर निर्भर करती है। कोर रिकवरी किस पर निर्भर करती है, चट्टान की शक्ति यानी रॉक स्ट्रेंथ पर, चट्टान की दरारों पर, चट्टान के प्रकार के, रॉक के टाइप से मैंने बताया था जो, उपयुक्त सभी, यानी डी आंसर राइट हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है कि कोल हैंडलिंग प्लांट में कौन सा भाग नहीं होता है। तो कोल हैंडलिंग प्लांट CHP, कोल हैंडलिंग प्लांट में रबर बेल्ट, साइड रोलर, कटर ड्रम, तो उसमें किसी प्रकार का कटर नहीं होता है। सी ऑप्शन करेक्ट राइट आंसर हो जाता है। 62 नंबर, ओपन कास्ट माइंस में स्टीपर सॉवेल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो स्टीपर सॉवेल का उपयोग और डीपर सॉवेल, ये दोनों चीज़ें टेक्नोलॉजी आती है। तो स्टीपर सॉवेल का उपयोग हमेशा ओवरबर्डन हटाने के लिए किया जाता है।
खनिज को निकालने हेतु नहीं, मलबा हटाने हेतु नहीं, कोयला खोदने के लिए हेतु नहीं। स्ट्रिपर सॉइल का उपयोग ओवरबर्डन हटाने हेतु हम लोग करते हैं। डिपर सॉइल का उपयोग किसी को पता हो तो बता दीजिएगा। ठीक। 63 नंबर क्वेश्चन, ओवरबर्डन को नियंत्रित दिशा में दूर फेंकने हेतु की जाने वाली ब्लास्टिंग तकनीकी कहलाती है। तो इसको हम लोग कास्ट ब्लास्टिंग बोलते हैं। ठीक है, या एंगल ब्लास्टिंग बोलते हैं, या प्लास्टर शूटिंग बोलते हैं, या पॉप शूटिंग बोलते हैं। तो आंसर ए इज राइट। इसको हम लोग कास्ट ब्लास्टिंग बोलते हैं। तो कास्ट ब्लास्टिंग की पूरी डिफिनेशन पढ़ने के लिए आपको हमारी वीडियो देखनी होगी। कास्ट ब्लास्टिंग मतलब जो ओवरबर्डन को होता है उसको ब्लास्टिंग के दौरान एक स्थान दूसरे स्थान तक जिसमें कि किसी भी मशीनरी की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसी हम लोग कास्ट ब्लास्टिंग बोलते हैं। डायरेक्टली आपका माल जो है डंप की ओर फेंका जाएगा। ठीक है, इसे ही कास्ट ब्लास्टिंग बोलते हैं। अगला प्रश्न है 64 नंबर, टोपोग्राफिक मैप कंप्यूटर दर्शाते हैं खदान मतलब समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को, खदान की गहराई को, क्षेत्रफल की गणना को, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर ए इज राइट, यानी समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाएं ही टोपोग्राफिक मैप में कंटूर को दर्शाते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन, इग्निशन और हीट सोर्स के लागू होने के बीच के विलंब को क्या कहते हैं? इग्निशन और हीट सोर्स के लागू होने के बीच के विलंब को क्या बोलते हैं? तो इंक्यूबेशन पीरियड, सेचुरेशन पीरियड, थर्मल कंडक्टिविटी, लैग ऑन इग्निशन। तो इसका आंसर लैग ऑन इग्निशन ही होगा। लैग ऑन इग्निशन मतलब समझते हैं कि किसी में आग लगाएं और हीट सोर्स यानी आग लगने के बीच की दूरी मतलब समय को लैग ऑन इग्निशन बोलते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड 6 महीने में होता है जो कोल माइनिंग के अंदर में होता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। डी। अगला प्रश्न 66 नंबर, सेफ्टी का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेफ्टी का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है? रिस्क, सेफ्टी, सब्स्टिट्यूशन, कंट्रोल। तो हमको ए राइट आंसर इस सही लग रहा है। तो आप सभी कमेंट करके बताएं क्या आंसर होगा। तो रिस्क सेफ्टी का रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी व्युत्क्रम। 67 67 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च तापमान, नमी, शोर एवं धूल युक्त वातावरण सुरक्षा की दृष्टि से क्या माना जाता है? कार्य हेतु खराब वातावरण, तनावपूर्ण कार्य स्थिति, असुरक्षित स्थिति, खराब दृश्यता। तो असुरक्षित स्थिति ही आपकी मानी जाती है। ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से तापमान, नमी, शोर एवं धूल युक्त। सी आंसर राइट। आगे बढ़ेंगे 68 नंबर क्वेश्चन यानी 68। पीपी मैंने जैसे बताया था पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में क्या शामिल होता है, इससे क्वेश्चन एक संबंधित हो चुका है। तो 68 का राइट आंसर हो जा रहा है हेलमेट एवं सेफ्टी शूज, पेन डायरी, सेफ्टी बुकलेट, माइन का हैंड प्लान। तो देखिए पीपी से संबंधित हेलमेट एवं सेफ्टी शूज हो जाता है। तो एक क्वेश्चन है आपका हेलमेट एवं सेफ्टी शूज। सेफ्टी शूज 6 महीने में दिया जाता है और 3 साल पर आपका सेफ्टी हेलमेट दिया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। 69 नंबर क्वेश्चन, टेरेस कट किस मशीन की सहायता से दिया जाता है? टेरेस कट स्क्रैपर, कंटिन्यूअस माइनर, बकेट व्हील एक्सकेवेटर, BWE, डीपर सॉवेल। तो बकेट व्हील एक्सकेवेटर किस माइन में यूज किया जाता है? तो नीवेली लिग्नेट माइन में यह कंटिन्यूसली ऑपरेशन द्वारा यूज किया जाता है। 16 से 19 आपका बकेट कैपेसिटी लीटर में जो बताया जाता है। तो इसका फुल इंफॉर्मेशन मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वीडियो देख लीजिएगा। बकेट व्हील एक्सकेवेटर स्क्रैपर को भी एक्सप्लेन किया है। ठीक, तो इसका राइट आंसर सी यानी टेरेस कट किसकी मशीन की सहायता से दिया जाता है? तो बकेट व्हील एक्सकेवेटर की मदद की सहायता से। डीपर सॉइल में क्राउडिंग का अर्थ क्या है? देखिए हम लोग स्टेपर सॉइल पढ़े थे जो ओवरबर्डन के लिए यूज किया जाता था। अब डीपर सॉइल का उपयोग हम लोग देख लिए पढ़ रहे हैं। तो क्राउडिंग का अर्थ मैंने जैसा बताया था, तो क्राउडिंग का अर्थ होता है बकेट को डब्बर की ऊंचाई तक उठाना, या बकेट को आगे पीछे चलाना, या बकेट को घुमाना, या सॉइल के हस्तांतरित करना। तो हो जाता है बकेट को आगे पीछे चलाना ही क्राउडिंग कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जा रहा है। 71 नंबर प्रश्न है
कि कौन सी मशीन अपने खड़े स्तर से नीचे खुदाई कर डंपर में लोड कर सकती है। मैंने इसका उदाहरण और एग्जांपल सहित आपको बताया था, वो आपको एक्सकवेटर यानी बैकहो भी बोलते हैं। सी ऑप्शन राइट। बैकहो जो बेंच के ऊपर खड़ा रहकर नीचे से खुदाई करता है उसे हम लोग, या डंपर में लोड करता है उसे बैकहो बोलते हैं। 72 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मशीन ओपन कास्ट माइन से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सी मशीन ओपन कास्ट माइन से संबंधित नहीं है। सरफेस माइनर, स्क्रैपर, रीपर, प्लो। या तो ओपन कास्ट माइन से संबंधित नहीं है। सरफेस माइनर कुछ जान रहे हैं, मशीनरी है। स्क्रैपर, रीपर, प्लो एक ओपन कास्ट माइन से संबंधित टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, बिल्कुल आसान और थोड़े कन्फ्यूजन वाले। बेंच के फ्लोर पर खड़े होकर बेंच से टूटी चट्टान को लोड करने वाली मशीन का नाम क्या है। फिर उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, एक ही प्रश्न को बहुत तरीके से पूछ रहा है। तो बेंच के ऊपर फ्लोर के ऊपर खड़े होकर बेंच टूटी चट्टानों को उपयोग करने के लिए डिपर शॉवेल का यूज करते हैं। बी ऑप्शन राइट। बैकहो शॉवेल, सरफेस माइनर, डेडलाइन के बारे में आप जान ही रहे हैं, लेकिन बेंच फ्लोर पर खड़े होकर बेंच से टूटी चट्टानों को लोड करने वाली मशीन डिपर शॉवेल हो जाती है। 74 नंबर क्वेश्चन, बेंच की स्थिरता के लिए सेफ्टी फैक्टर किस पर निर्भर करती है। बेंच की स्थिरता स्टेबिलिटी के लिए सेफ्टी फैक्टर किस बात पर निर्भर करती है। बेंच की ऊंचाई पर, स्लोप एंगल पर, चट्टान की स्ट्रेंथ पर, रॉक की स्ट्रेंथ पर, चट्टान की शक्ति पर, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आंसर राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन, मैंने आपसे पूछा था कि बर्डन किसको बोलते हैं, तो बर्डन का डेफिनेशन आप लोगों ने दिया था और मैंने बताया अभी तक। बर्डन को किससे निर्धारित करते हैं, तो फ्री फेज से पहली पंक्ति के होल तक के बीच की दूरी को बर्डन बोलते हैं, या दो लाइन या दो रो के बीच की लाइन की दूरी को भी हम लोग बर्डन बोलते हैं। तो ए आंसर राइट। डेफिनेशन तो याद रखना ही पड़ेगा आप सभी चीज़ को। पीट सेफ्टी कमेटी में कितने टोटल मेंबर होते हैं, कमेंट करिए। पीट सेफ्टी कमेटी में टोटल मेंबर कितने होते हैं बताइए। बेंच की ऊंचाई किस आधार पर निर्धारित की जाती है, तो बेंच की ऊंचाई किस बातों पर निर्धारित की जाती है, तो जो सॉविल की बूम है उसके हाइट के बराबर, जो वहाँ पर सबसे बड़ी मशीन यूज की जा रही है उसके बूम हाइट, डिगिंग हाइट के बराबर रखी जाती है। ड्रिल मशीन की क्षमता पर नहीं, डंपर की ऊंचाई पर नहीं, डंपर की क्षमता पर नहीं। सी आंसर राइट है हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन, ट्रक में रिटार्डर ब्रेकिंग सिस्टम क्या है। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि डंपर में 5 प्रकार के ब्रेक होते हैं, तो उसमें से एक रिटार्डर ब्रेक हो जाता है। तो चलिए बताइए कि रिटार्डर ब्रेक सिस्टम का उपयोग क्या है। तो सर्विस ब्रेक को अधिक गर्म होने से बचाता है। निर्धारित इंजन स्पीड न होने पर इंजन इंस्टॉल कर सकता है। ढलान पर गति नियंत्रण करने हेतु साधन है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि ढलान पर उपयोग किया जाने वाला ब्रेक कौन सा है, तो रिटार्डर ब्रेक या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, रिटार्डर ब्रेक। रिटार्डर ब्रेक आपका बगल में होता है, हैंड वाला, जिसको रिटार्डर ब्रेक हैंड वाला ब्रेक भी बोलते हैं। हैंड से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, स्टीयरिंग के नीचे लगा होता है या बगल में। ठीक, कितने आरपीएम पे यूज किया जाता है, आरपीएम बताइएगा। आरपीएम बताना बहुत जरूरी है। रिवोल्यूशन पर मिनट कितने आरपीएम पे यूज किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है, कब यूज किया जाता है, ये सभी चीज़ें मैंने बताया हुआ है पहले। वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए मैं फास्टली आप लोग को कवर करा रहा हूँ। 100 नंबर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट सीरीज फॉर मेट ब्लास्टर फोरमैन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डीजीएमएस एग्जाम 2025 के लिए रहने वाला है। निम्न में से कौन सा ओपन कास्ट मशीन से संबंधित मशीन नहीं है। अब ओपन कास्ट मशीनरी से बोल रहा है कि कौन सा मशीन ओपन कास्ट में यूज नहीं करते हैं, नहीं कौन सा यूज करते हैं। दोनों क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा यूज नहीं करते हैं, कौन सा करते हैं, लेकिन इस प्रश्न में बोल रहा है कौन यूज करते हैं। तो ड्रैग लाइन ओपन कास्ट मशीन है, और अंडरग्राउंड एचडीएल है, सीआरआर है, शटल कार है, ये सभी अंडरग्राउंड मशीनरी हैं। तो मालूम रखिएगा इसको और जानते रहिएगा। एचडीएल का फुल फॉर्म पूछ लेता है, एचडीएल का ग्रेड लाइन पूछ लेता है, ग्रेडियंट पूछ लेता है, स्पीड पूछ लेता है, बकेट कैपेसिटी पूछ लेता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा एचडीएल एलएचडी से। 79 नंबर, किसी मैनुअल ओपन कास्ट कोल माइन में बेंच की ऊंचाई अधिकतम कितनी होनी चाहिए। किसी मैनुअल ओपन कास्ट माइन में कितने बेंच की ऊंचाई अधिकतम होनी चाहिए, 3 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। तो बी आंसर राइट हो जाएगा, 3 मीटर रहता है। 80 नंबर प्रश्न पर आते हैं।
80 नंबर प्रश्न यानी सुपर एलिवेशन शब्द किसके लिए डिजाइन किया गया है? तो आप लोग कभी ना कभी इसको पढ़े होंगे और मैंने हॉल रोड आपको पढ़ाया होगा, तो आप लोगों ने वो पता होगा। ये सुपर एलिवेशन जो कर्व मोड़ होता है वहाँ पर ये यूज किया जाता है सुपर एलिवेशन। तो हॉल रोड में यूज किया जाने वाला यह शब्द है, टेक्नोलॉजी है, डिज़ाइन है। ठीक, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जा रहा है। हॉल रोड से संबंधित सुपर एलिवेशन होता है। 81 नंबर पर आते हैं। TNT का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? जैसे मैंने पूछा था, तो ट्राइनेट्रोटोलुएन इज राइट आंसर। स्पेलिंग याद रखिएगा इंग्लिश इसकी, ताकि TRINITRO ट्राइनेट्रोटोलुएन TULUEN ट्राइनेट्रोटोलुएन इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 82 नंबर प्रश्न, पार्क की गई स्थिति से मशीन चलाने से HEMM और टिपर ऑपरेशन को क्या करना चाहिए? पार्क की गई स्थिति से मशीन चलाने से पहले, मतलब कोई मशीन पार्क है तो उसको चलाने से पहले हम लोग क्या करेंगे? तो मशीन स्टार्ट कर देंगे, या एक हॉर्न देंगे, या इंजन तेल करेंगे चालू, या चिल्लाएंगे? तो सबसे ज़रूरी है एक हॉर्न देंगे, उसके बाद ही गाड़ी को चालू करके आगे बढ़ेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट, सही उत्तर बी ऑप्शन हो जाता है। 83 नंबर प्रश्न है कि ब्लास्टिंग के कारण संरचनाओं की न्यून स्तर पर पीपी किस पर निर्भर करती है? पीक पार्टिकल वेलोसिटी। ब्लास्टिंग के कारण, तो ब्लास्टिंग वाइब्रेशन को जांचने के लिए मिनीमीट का यूज करते हैं, पता है आपको। पीक पार्टिकल वेलोसिटी की बात कर रहा है, तो इसका आंसर है डोमिनेंट एक्सिटेशन फ्रीक्वेंसी, राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब मैं अब बताया हूँ, जब मैं मिनीमेट वाला पढ़ाया था उसमें देख लीजिएगा। 84 कौन सा कोयला स्वतः दहन स्पॉन्टेनियस कंबशन के लिए अधिक संवेदनशील होता है? स्पॉन्टेनियस कंबशन के लिए कौन मतलब संवेदनशील, सेंसिटिव हो जाती है? उच्च तापीय चालकता, कम छिद्रता वाला, उच्च पाइराइट सामग्री वाला। सी यानी उच्च पाइराइट सामग्री वाला आपका संवेदनशील हो जा रहा है, मतलब उसमें स्पॉन्टेनियस कंबशन स्वतः दहन ऑटोमेटिक जलने लगता है कोयला, जिसमें उच्च पाइराइट पाया जाता है। 85 नंबर क्वेश्चन, VOD शब्द किससे संबंधित है? तो वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन। यह एयर ब्लास्ट से संबंधित है, एक्सप्लोजिव से संबंधित, बारूद से संबंधित है, एक्सप्लोडर से संबंधित है, ब्लास्ट वाइब्रेशन से संबंधित है। तो बारूद से संबंधित है। मैं बता दूं बी ऑप्शन करेक्ट, लेकिन आपको NFO का हो गया, स्लरी का हो गया, इमल्सन का हो गया, सभी का VOD याद रखना होगा। और कौन सा वाटरी होल में यूज किया जाता है बारूद, वो भी आपको पता होना चाहिए। और वो होल का टेम्परेचर किससे ज़्यादा रहेगा, तो हम लोग होल का चार्ज नहीं करते हैं, तो 80 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सभी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन 86, सोमिट हैमर रिबॉन्ड टेस्ट चट्टान का क्या ज्ञात किया जाता है? शियर स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन, मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी, अनएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यानी डी ऑप्शन राइट, UCS। समिट हैमर रिबॉन्ड टेस्ट इनएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए किया जाता है। 87 नंबर क्वेश्चन है कि अत्यधिक मशीनीकृत कोयला खान की उत्पादकता किस पर निर्भर करती है? जो अत्यधिक मशीनीकृत है कोयला खान में उत्पादकता के लिए किस बातों पर निर्भर करती है? तो उपकरणों की उपलब्धता पर, कितना है, उपकरणों के उपयोग पर, जनशक्ति की उपलब्धता पर, कितना मैन पावर है, या उपकरणों की उपलब्धता तथा उपयोग पर। तो उपकरणों की उपलब्धता कितनी है और उपयोग कितना किया जा रहा है उस पर निर्भर करेगा। डी ऑप्शन करेक्ट, यानी सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जा रहा है। 88 नंबर क्वेश्चन है कि ढलान, स्थिरता, स्लोप स्टेबिलिटी में फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसका अनुपात है? स्लोप स्टेबिलिटी में फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसका अनुपात है? तो बता दूं बी आंसर राइट है, जिसमें कि रेजिस्टिव फोर्स मोबिलाइजिंग फोर्स कहलाता है। ठीक, अगला प्रश्न है 89 नंबर, पोर वाटर प्रेशर बढ़ने से ओपन कास्ट माइंस की ढलान फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाती है? पोर वाटर प्रेशर बढ़ने से ओपन कास्ट माइन की ढलान का फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाता है? बढ़ता है, घटता है, परिवर्तित रहता है, या बदलता रहता है? तो घटता है। बी ऑप्शन राइट।
90 नंबर क्वेश्चन, ब्लास्टिंग से उत्पन्न कंपन की इकाई क्या कहलाती है? मैंने बताया था पीपी भी जो मैंने पढ़ा रहा था तो मिलीमीटर समझते हैं। तो ब्लास्टिंग से उत्पन्न कंपन की इकाई मिलीमीटर पर सेकेंड हो जाती है और वीओडी की मीटर पर सेकेंड हो जाती है। ठीक, वीओडी का इकाई बताइएगा और प्रकाश का बताइएगा। ठीक है, 2 का वीओडी आंसर इज राइट, इसका हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है कि डंपर के पार्किंग ब्रेक का परीक्षण कहाँ किया जाता है? देखिए क्वेश्चन आ गया पार्किंग ब्रेक से कि डंपर के पार्किंग ब्रेक का परीक्षण किया जाना चाहिए हॉलट के अधिकतम ढलान पर, समतल भूमि पर, पार्किंग क्षेत्र में आइडलिंग के दौरान। तो ए हॉल रोड के अधिकतम ढलान पर पार्किंग ब्रेक का यूज किया जाता है। 92 डीकपल्ड चार्जिंग का परिणाम क्या होता है? डीकपल्ड चार्जिंग किसे बोलते हैं यह भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो खराब फ्रेगमेंटेशन, ए बी बेहतर फ्रेगमेंटेशन, सी बेहतर फ्रेगमेंटेशन अधिक स्रोत, डी बेहतर फ्रेगमेंटेशन और कम कंपन स्रोत, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बेहतर फ्रेगमेंटेशन और कम कंपन डीकपल्ड चार्जिंग का परिणाम होता है। 93 फायर फाइटिंग इक्विपमेंट से संबंधित सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? तो फोम ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकता है, गीली फोम पर ठंडा करने का प्रयोग करता है। ए और बी दोनों, फोम विद्युत एक्टिव अनुशंसित है, गलत। तो सही ऑप्शन ए और बी दोनों यानी सी आंसर राइट है कि फोम ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकता है, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आग बुझ जाएगी, और गीली फोम पर ठंडा करने के लिए यूज किया जाता है, अभी आग बुझ जाता है। तेल और से लगी आगों में फोम टाइप का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी से आग लगे में CO2 का यूज किया जाता है, इतना आपको जानकारी होना चाहिए। 94 नंबर क्वेश्चन, सेफ्टी लीडरशिप का कौन सा है? खान में सेफ्टी लीडरशिप का भाग कौन सा है? तो शिफ्ट की शुरुआत में सुरक्षा निर्देश देना ही यह सेफ्टी लीडरशिप कहलाता है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं तो इतना आसान क्वेश्चन तो आप लोग कर ही सकते हैं। स्वीकृत, सामान्य अथवा सही प्रक्रिया से हटाना क्या कहलाता है? तो अनसेफ एक्ट कहलाता है, सी ऑप्शन करेक्ट। 96 नंबर क्वेश्चन की एक्सीडेंट क्या होता है? तो एक्सीडेंट अनियोजित और अवांछनीय घटना ही आपकी एक्सीडेंट कहलाता है, अनियंत्रित घटना, अपेक्षित घटना, केवल विनाशकारी घटना। ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, अनियोजित और अवांछनीय घटना ही आपका एक्सीडेंट माइन दुर्घटना कहलाता है। ईडीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, ईडीएम, इसको अपने कलम कॉपी से नोट डाउन कर लीजिएगा, याद रख लीजिएगा क्योंकि फुल फॉर्म आएगा ही आएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जा रहा है। 98 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा चट्टान के कुशल टूटने के लिए जिम्मेदार नहीं है? निम्न में से कौन सा चट्टान के कुशल टूटने के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो एक्सप्लोडर का प्रकार, सही प्रकार का विस्फोटक, प्रत्येक क्षेत्रों में सही चार्ज मात्रा, उचित स्टेमिंग। तो सी आंसर राइट, जिम्मेदार नहीं है। तो एक्सप्लोडर का प्रकार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सी। ठीक, 99 नंबर प्रश्न पर आते हैं, मतलब जो ये अंतिम प्रश्न रहने वाला है। पीवीसी बेल्ट में कौन सा गुण पाया जाता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो अग्निशामक यानी फायर रेजिस्टेंस होता है, अग्निरोधक होता है। ठीक, ए ऑप्शन इज करेक्ट, राइट आंसर हो जा रहा है। 100 नंबर अंतिम प्रश्न इस सीरीज़ का है, तो कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और शेयर जरूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सबको हेल्पफुल हो सके। अभी तक मुक टेस्ट सीरीज़ अभी तक किसी चैनल पर नहीं कराया गया है, केवल मेरे चैनल पर है, तो जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिएगा। खुदाई मशीन के साइकिल टाइम की गणना में कौन सा कारक लिया जाता है? खुदाई मशीन के साइकिल टाइम की गणना में कौन सा कारक लिया जाता है? तो स्वेल फैक्टर, बकेट फैक्टर, स्विंग फैक्टर या डिल फैक्टर। 100 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा। ठीक, एक होमवर्क आप लोग को मिल जाएगा तो आप लोग एक्टिव रहेंगे। और बता दूं कि ये सीरीज अभी चालू रहेगा, अगर एग्ज़ाम से पहले जितना हो सके तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से, और हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक आईडी से ज़रूर जुड़े, वहाँ पर आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, इन्फॉर्मेशन लाइक DGMS एंड कोल इंडिया एग्ज़ाम। तो यह है हमारी इंस्टाग्राम आईडी, इनको फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, जिससे कि आपको ऑल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी।
यह रहा टेलीग्राम चैनल, जिससे आप लोग जुड़कर आप लोग यहाँ पर नोट्स, माइनिंग मेड, फोरम ब्लास्टर या किसी भी जॉब नोटिफिकेशन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग फेसबुक को देख लेते हैं। यह रहा मेरा फेसबुक पेज, तो इसको भी फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सारी जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जुड़े रहें माइनिंग सर विशाल के साथ और पाते रहें। रेवन्यू कार्ड इशू जल्दी 1 तारीख यानी आज और या कल तक में आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बताइएगा ज़रूर कि आपको यह मॉक टेस्ट सीरीज़ कैसा लगा, और मॉक टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो बताइएगा, और कॉन्टैक्ट नंबर से फॉलो मुझे ज़रूर कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज चाहिए होगा तो भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेंबरशिप ज्वाइन बिल्कुल कर लीजिएगा। PY के क्वेश्चन मैं ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहें माइनिंग सर्विसल के साथ। यहाँ पर मिलता है आपको सर के ज्ञान माइनिंग के बच्चा। थैंक यू सो मच।